Good evening everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome back to the Rapid Revision Series। आज हमारी Rapid Revision Series का क्लास नंबर 1 है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज के मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ये सीरीज लाने का मेजर मोटिव यही है कि आप लोग प्रॉपरली अपनी रिवीजन कर लो, बिकॉज आई कैन सी कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमोटिवेट हुए हैं और अपनी रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थॉट कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करूं ताकि आप लोग एमसीक्यूज के थ्रू ये देख पाओ कि कितना प्रिपरेशन लेवल जो है आप लोगों का है, और ये हेल्पफुल रहेगी सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली जेकेएसएसबी, जो सेंटर लेवल डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी आपके लिए ये वाली सीरीज जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं अकॉर्डिंग माई कोर्सेज, अकॉर्डिंग माई अदर क्लासेज ऑन एप्लीकेशन। एक फुल कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश और कंप्यूटर का, लाइव क्लासेस भी इसमें कुछ अवेलेबल हैं। अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं है तो लाइव क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, बट yes, all the lectures are uploaded, notes, PDFs, everything is uploaded in this particular batch। किसी को दोनों एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। सिंपल कंप्यूटर अवेयरनेस का या फिर सेपरेटली इंग्लिश का कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 30% ऑफ अवेलेबल है, स्पेसिफिकली डिजाइंड बाय मी पर्टिकुलरली फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि एफएए की अनाउंसमेंट कभी भी हो जाएगी, तो मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इस टाइम आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि 2-3 साल से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बट एमसीक्यूज कहाँ से करें, कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस मिले, ये डाउट स्टूडेंट्स को रहता है। तो 10,000 प्लस एमसीक्यूज, इससे भी ज्यादा इवन आप लोगों के लिए एमसीक्यूज हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में, ताकि एक ही जगह पर स्टूडेंट्स को सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स मिलते रहे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 30% ऑफ पे अवेलेबल है, अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड 30% ऑफ के लिए आपको ये कोड यूज करना है। ठीक है एवरीबॉडी, आई गेस दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन के साथ। रूल्स आप लोगों को मेरी क्लास का हमेशा से ही पता है। क्या करना है हम लोगों को, दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, अपने अपने आंसर्स गेस करना शुरू कर दो, साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देती जाती हूँ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द बेस्ट अल्टरनेटिव सीरीज टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय गूगल इनकॉर्पोरेशन। गूगल ने के पास ने भी एक अल्टरनेटिव ऑफर किया है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है ना। अब गूगल का भी एक माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही काम करने वाला सॉफ्टवेयर, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है गूगल शीट्स। तो आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये आंसर सही होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश फीचर मेक्स इट इजियर टू ऐड रिपीटेटिव डेटा टू अ वर्कशीट। आपको एक वर्कशीट पे रिपीटेटिव डेटा ऐड करना है, तो एक ऐसा फीचर है जो आपके लिए ये काम आसान बना देता है। कौन सा फीचर है, ऑटो सम, सॉर्ट, फिल्टर या ऑटो कंप्लीट। तो यहां से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ऑटो कंप्लीट फीचर आपको क्या हेल्प करता है कि जो भी आपका रेपिटेटिव डेटा है वो आपको क्या हो जाए, ऐड हो जाए, खुद से ऑटोमेटिकली ऐड करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम सब ने क्वेरी के बारे में तो पढ़ा है ना। मैंने आपको बताया कि क्वेरी एक कमांड हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट हो सकती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में कोई भी अपडेशंस करनी है, चेंजेस करनी है, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करना है, क्वेरीज के थ्रू किया जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट क्वेरी। फर्स्ट क्या है, अ क्वेरी कैन अलाउ परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन ऑन अ डिफरेंट नंबर ऑफ फील्ड्स। क्वेरी की वजह से हम, क्वेरी जो है उसकी वजह से हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन फील्ड्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, तो दिस वन इज ट्रू, है ना। नेक्स्ट, A query allows accessing data only one table of the database। सिर्फ एक टेबल को एक्सेस करने में हेल्प करती है क्वेरी, तो ऐसा नहीं है। आप डेटाबेस के किसी भी टेबल को, जरूरी नहीं है सिर्फ एक टेबल को क्वेरीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आंसर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, दैट मीन्स आंसर तो हमारे पास ऑप्शन बी ही होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ क्वेरी सॉर्टेड क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक तरह का कमांड या रिक्वेस्ट होता है जिसके थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं डेटाबेस पे, तो ये भी ट्रू ही है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट एवरीबडी, क्लियर टू ऑल। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके देखो क्वेश्चन क्या है. इट इज अ डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड इज यूज्ड इन फ्लाइट सिमुलेटर्स, कैड कैम सिस्टम्स. फ्लाइट सिमुलेटर्स, कैड कैम सिस्टम्स में यूज होता है ये डिवाइस. बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आपका, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से आपका क्वेश्चन है. ये भी हमारे सिलेबस में है ही टॉपिक, है ना. तो कौन सा है, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन या फिर बायोमेट्रिक सेंसर्स. तो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे हमारा, जॉयस्टिक. जॉयस्टिक का यूज किया जाता है फ्लाइट सिमुलेटर्स में, कैड कैम सिस्टम्स में. कैड और कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म और कैम का फुल फॉर्म. कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है. और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. ये फुल फॉर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम्स. आई गेस किसी एक एग्जाम में ये पूछा भी गया दोनों में से एक. ऑलराइट, तो आंसर जॉयस्टिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5. which unit controls the instruction for transfer the data from one part of computer to another part of computer. कंप्यूटर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब इंस्ट्रक्शंस या फिर सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट. हमने कंट्रोल यूनिट के बारे में पता, जितना भी ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है, सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट काम करता है उसमें, ठीक है. जितनी भी कम्युनिकेशन होती है बेसिकली इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट. एंड कंट्रोल यूनिट और एएलयू आपको पता है सीपीयू के ही पार्ट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, जीपीयू स्टैंड्स फॉर. अब बताओ इनमें से जीपीयू किसकी फुल फॉर्म है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल पावर यूनिट, ग्राफिकल पॉइंट यूनिट या फिर ग्राफिकल पावर यूनिक. तो यहाँ पर जीपीयू, जैसे हमारे पास सीपीयू है ना, सीपीयू इज व्हाट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही जीपीयू है, जीपीयू इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. ये भी एक तरह की प्रोसेसिंग ही करता है, सीपीयू की तरह प्रोसेसिंग का ही काम करता है, लेकिन नॉट मच वर्सेटाइल एज सीपीयू. जैसे हमारा सीपीयू बहुत वर्सेटाइल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, एफिशिएंट होता है, जीपीयू वैसा नहीं होता, प्रोसेसिंग में ही काम करता है. इसका नाम देखो क्या है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. दैट मीन्स ये जो ग्राफिकल कंटेंट होता है उसकी रेंडरिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में ये यूज होता है. जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ठीक है, और ग्राफिक रेंडरिंग में इसका यूज होता है, गेमिंग एंड ऑल में इसका यूज होता है. आजकल एआई का बहुत ज्यादा है तो उस समय जीपीयू का यूज किया जाता है. बेसिकली ग्राफिकल रेंडरिंग में इसका यूज किया जाता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग में. ऑलराइट, हो गया यहां तक. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रिंटर इज यूज्ड इन एटीएम मशीन्स. तो एटीएम मशीन्स में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर. तो एटीएम में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है. ऑलराइट, जो आप वहां से एटीएम रिसीट निकालते हो, जब आप मनी विड्रॉ करते हो, वहां से डेबिट करते हो, तो आपको पता है आपको एक स्लिप मिलता है, तो वो थर्मल प्रिंटर की हेल्प से वहां पर प्रिंट होकर आता है. एटीएम का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग, ठीक. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कंप्रेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स. एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है जो फाइल कंप्रेसिंग में यूज करता है. तो ऑप्शंस आपके पास विंडश्रिंक, विंडस्टाइल, विंडजिप, माइक्रोसॉफ्ट. तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ से, और आंसर इज विंडजिप, ठीक है. विंडजिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज होता है, कंप्रेसिंग ऑफ फाइल्स के लिए यूज होता है, ताकि वो क्या हो जाए, इजी टू शेयर. फाइल का साइज अगर कम होगा तो आप उसे ईमेल या फिर शेयर इजीली कर सकते हो, है ना. तो उसलिए हम विंजिप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कंप्रेसर है बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, वन और मोर डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग इज कॉल्ड एज. ऐसा कोई एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट हो जाना कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर की वर्किंग को खराब करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉट, सिस्टम एरर, बग या स्लग. तो जो भी एरर आता है उसे हम कंप्यूटर की टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं. तो आंसर क्या निकल के आया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब लोग क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर. बेसिकली जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है इसमें से उसकी कौन सी एग्जाम्पल है.
तो क्या ऑप्शंस है हमारे पास? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एप्पल कीनोट, कोरल प्रेजेंटेशन एंड एडोब परसुएशन। तो यहाँ पर ये सारे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ से? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर वायरस दैट अटैक्स एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू प्रिवेंट डिटेक्शन ऑफ द वायरस इन द कंप्यूटर। एक ऐसा वायरस जो किसको अटैक करता है? डायरेक्ट एंटीवायरस को ही अटैक करता है, ताकि एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ना कर पाए। ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन या फिर गोस्ट वायरस। ये आपका वायरस एंटीवायरस के टॉपिक में से आ गया क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट एंटीवायरस को ही अटैक कर देता ताकि डिटेक्ट ना हो पाए, उसे हम लोग रेट्रोवायरस बोलते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीवायरस। ठीक है, इसे हम एंटीवायरस के नाम से भी जानते हैं। 2 टाइम्स एंटी है, ओके। और ये किस पे अटैक करता है? डायरेक्ट एंटीवायरस प्रोग्राम पे ही हेल्प करता है, और उसे क्या करने की कोशिश करता है? इट ट्राइज टू डिसेबल एंटीवायरस, ताकि एंटीवायरस जो है वो डिसेबल हो जाए और क्या हो पाए? उसे डिटेक्ट ना कर पाए या रिमूव ना कर पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Which type of utility is used to update all device drivers at the same time? सारे के सारे ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स को एक ही टाइम पे अपडेट करना है, तो कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होगा? ड्राइवर अपडेट, विंडोज अपडेट, डिवाइस मैनेजर, ड्राइवर वेरिफिकेशन सर्विस। तो यहाँ पर यूज होता है विंडोज अपडेट। सारे के सारे ड्राइवर्स एक साथ अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वोम? वायरस और वोम में क्या डिफरेंस है? अब ऑप्शंस 1 बाय 1 रीड करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो फुटर है ये इग्नोर करिएगा, क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन है, अ वायरस नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम टू रन व्हाइल वोम रन्स इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, वायरस को एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए होता है, वोम को नहीं चाहिए होता, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, वायरस कैन ओनली स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल मीडिया व्हाइल वोम कैन स्प्रेड ओवर अ नेटवर्क। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया कि वायरस रिमूवेबल मीडिया से होता है और वोम नेटवर्क पे करता है, ऐसा नहीं है। वायरस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाइल वोम इज नॉट। यहाँ पे उल्टा बोल दिया, वोम जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इनमें से कौन सा डीबीएमएस है? ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट में डीबीएमएस भी बोलते हैं, आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो माई सीक्वल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये तीनों के तीनों डीबीएमएस हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हो गया हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, इंपॉर्टेंट वन। क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंस होता है? 1 बाय 1 ऑप्शंस देखेंगे, देन वील सी कौन सा आंसर सही है। अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट सोर्सेज फ्रॉम सर्वर, बिल्कुल सही है। क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जो रिसोर्सेज किससे रिक्वेस्ट करता है? सर्वर से। वाइल और सर्वर इज अ कंप्यूटर जो प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज टू द क्लाइंट। फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना। बाकी ऑप्शंस आप लोग रीड करके भी देख सकते हो, बट सही नहीं है। एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो किसी सर्वर कंप्यूटर से रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर ऑब्वियसली वही हो गया जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है, उसको रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस स्टोर्स आईपी एड्रेस? इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस स्टोर करता है? राउटर, स्विच, बोथ है एंड बी नन ऑफ दीज। तो जो राउटर है वो स्टोर करता है आईपी एड्रेस, ठीक है, और जो स्विच होता है वो स्टोर करता है मैक एड्रेस। तो हमारा आंसर यहां से क्या निकल के आ गया? ऑप्शन नंबर ए। दोनों के दोनों क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, an interconnected network exclusively used within organizations such as banking, business firms, etc. that uses web technologies for sharing data and information internally. इंटरनली डेटा शेयर करने के लिए बहुत सारे बिजनेस फर्म्स, बैंक सिस्टम्स में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक नेटवर्क का यूज किया जाता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम्स यूज होते हैं उनमें जो नेटवर्क यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आईपी एड्रेसेस? तो देख लेते हैं कौन सा वाला गलत है।
नॉट करेक्ट बोला है। आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट है। एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स और 32 बिट्स, ईच वर्ड कैन बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 255। 32 बिट्स वाले का बिल्कुल ऐसा ही होता है, 0 to 255 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। सही है ये। फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल, आईपी एड्रेस असाइन टू द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। ब्राउज करने के लिए या फिर ईमेल शेयर करने के लिए आईपी एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्ट क्या आ गया, ये तो सारे के सारे करेक्ट हैं, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एसरैम। एसरैम के लिए कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एसरैम क्या है, टाइप ऑफ रैम है, सबको पता है रैम की 2 टाइप्स होती हैं, एक तो एसरैम हो गई, दूसरी कौन सी होती है, डी रैम होती है। एसरैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एस रैम। इट नीड्स रिफ्रेशिंग। एस रैम मतलब स्टैटिक, तो रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए, डायनेमिक में चाहिए होती है। इट यूज कैपेसिटर्स टू स्टोर डेटा, रॉन्ग। कैपेसिटर्स डेटा स्टोर करने के लिए कौन यूज करता है, डायनामिक रैम। इट यूज ट्रांजिस्टर्स टू स्टोर डेटा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आप लोगों को एक बार। आंसर यहाँ पे कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जो एसरैम होता है वहां पर हमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन डी रैम डायनामिक होता है, तो यहाँ पर कंटेंट्स को रिफ्रेशिंग की, मेमोरी कंटेंट्स को रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है, ठीक है। एसरैम में डेटा किस में स्टोर होता है, ट्रांजिस्टर्स में, ठीक। और डी रैम में किस में होता है, कैपेसिटर्स में। समझ में आ गया यहाँ तक। और डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ज्यादा समय तक कैपेसिटर्स के जो कंटेंट होते हैं उन्हें पीरियोडिकली या फिर आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम उनको क्या चाहिए होते, रिफ्रेशिंग चाहिए होते, तो वहां पर कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज मेमोरीज एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो सीपीयू या रैम बोल सकते हैं, या फिर जो आपकी मेन मेमोरी है उनके बीच का बफर मेमोरी कौन सी होती है, हमने पढ़ी है कैश मेमोरी, हम इसे बोलते हैं, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट आर इन्वेंटर्स ऑफ। इन दोनों पर्सन ने क्या इन्वेंट किया है, यूनियाक, एनीवैक, एडसैक या फिर फेरांटी मार्क 1। तो एनियाक के इन्वेंटर्स हैं जॉन मॉचली, जे प्रेस्पर एकर्ट। अब आपको इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एनियाक का फुल फॉर्म, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, इन्वेंटर्स कौन है, ठीक है। इन्वेंशन कब हुआ है आपको ये पता होना चाहिए। कौन से जनरेशन से ये कंप्यूटर बिलोंग करता है आपको ये पता होना चाहिए। और ये कंप्यूटर इतना फेमस क्यों है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये इसका आंसर आप कहाँ देंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है एवरीबॉडी। चलो, और बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं, यूनिवैक या एडसेक, इनका भी फुल फॉर्म मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस किसने इन्वेंट किया, तो आई गेस ये आंसर तो सबको पता होगा। आंसर है डगलस एंजलबर्ट। एडा लवलेस क्यों है फर्स्ट प्रोग्रामर, या फिर हम फर्स्ट वुमेन प्रोग्रामर जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामर हम इन्हें कहते हैं। जॉन मॉचले हमने अभी पढ़ लिया, एनियाक के इन्वेंटर है। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कौन है, माउस के इन्वेंटर हैं। अब साथ साथ ये भी पढ़ लीजिएगा कि कब किया है, आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज विच टेक्नोलॉजी फॉर बोथ सीपीयू एंड मेमोरी दैट अलाउज मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल सी चिप पे मिलियंस ऑफ ट्रांसमीटर्स जो हैं वो रहते थे, और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है सीपीयू और मेमोरी के लिए यूज की जाती थी। एक सिंगल चिप पर इतने सारे ट्रांजिस्टर्स हो और इतना एफिशिएंट होता है कंप्यूटर, क्यों होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी यहाँ पर, वीएलएसआई। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द फुल फॉर्म। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कहाँ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच कंपनी इज निकनेम्ड बिग ब्लू। बिग ब्लू हम कौन सी कंपनी को बोलते हैं, टीसीएस, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो किसको बोला जाता है, आईबीएम को। आईबीएम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कौन सी है इसमें से? जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल या फिर रेडिफ मेल? तो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पर? फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस जो है वो हॉटमेल है। एंड हॉटमेल किसने इन्वेंट किया था? सबीर भाटिया ने। ये हमने पढ़ा भी है ना? चलो यहां तक हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। www से ये क्वेश्चन है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज पब्लिकली स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर? पब्लिकली अवेलेबल कब हुआ था वर्ल्ड वाइड? तो इसके इन्वेंटर कौन है? सबको पता होगा आई गेस, टिम बर्नर्स ली ने। और टिम बर्नर्स ली ने इसे इन्वेंट कब किया था? 1989 में। तो यहाँ से फ्रॉम द ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, विच इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 2022? 2022 में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सबमिट, तेनाहे, फ्रंटियर, विजेकू? तो कौन सा था 2022 में? फ्रंटियर ही था। इवन नाउ इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट भी कौन सा है? फ्रंटियर ही है। और मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है कि ऐसा क्यों है, तो ये चीज आप लोगों को पढ़ लेनी है। ओके, सो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड यूज्ड फॉर? सुपर कंप्यूटर के बेसिकली यूजेस कौन से हैं फ्रॉम द ऑप्शंस, ये बताना है। इज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर रिसर्च में यूज किया जाता है, मिलिट्री एजेंसीज भी इसका यूज करती हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, comprehensive range of software and serves as a backbone for entire business world। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक बैकबोन है? बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और मेमोरी बहुत ज्यादा है, यानी कि बल्क ऑफ डेटा स्टोरेज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो कौन सा है इसमें से? हिंट मैंने यही आप लोगों को दे दिया, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इनका मेजर फीचर क्या है कि बल्क डेटा स्टोरेज, मेमोरी जो है बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिससे लार्ज डेटा होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होती है। इसलिए बिजनेस वर्ल्ड में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस तरह के कंप्यूटर्स का यूज करती हैं। ऑलराइट, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन क्या है? हु इन्वेंटेड लॉगरिथम्स? लॉगरिथम्स किसने इन्वेंट किए हैं? जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, हर्मन होलरिथ? तो आंसर क्या है आपका? जॉन नेपियर। इन्होंने कब क्रिएट किए थे? 1614 में लॉगरिथम्स का क्रिएशन इन्होंने किया था। अब बाकी के देख लेते हैं। आपको पता है इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ, एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। इन्होंने बनाया है ट्यूरिंग मशीन। एंड हर्मन होलरिथ को हम क्यों जानते हैं? ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ पंच कार्ड्स, है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपको। ऑलराइट, आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई गेस एवरीबॉडी दीज 30 क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए जो थे 30 के 30 इंपॉर्टेंट थे। मैंने सारे सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेक्शन में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स ही करेंगे। आई नो आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि टॉपिक वाइज लेके आओ, लेकिन टॉपिक वाइज वही पुरानी चीजें, बेसिक चीजें बार बार पढ़ने का मतलब नहीं है। आई ट्राई कि मैं मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों के लेके आऊँ, जहां से आप लोगों का बेसिक रिविजन तो हो जाए साथ साथ, और एक अच्छे लेवल पे भी आपको पता चल जाए कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। कोई डाउट हो तो बता देना, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने आज पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बनाना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।